आपके मुस्कुराहट ने हमें जीना सिखाया है। अगर आप ना होते तो हम नहीं होते। दोस्तों, ये आप सबों का प्यार ही तो है जो हमारा ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को तय कर रहा है। आज मीडिया के जरिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपके समक्ष इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं। वरना दोस्तों, हालात तो ये हैं कि कुदरत के आगे कैसी ये बेबसी और मजबूरी है। बेगुनाह होकर भी हम सब अपने घरों में कैदी हैं। तो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट मंजू भारद्वाज हैदराबाद से हूँ। मैं एक राइटर हूँ। मेरी कई पुस्तकें छप चुकी हैं और कई छपने की राह पर हैं। मैं आराधना नृत्य कला केंद्र की संस्थापिका हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। आज हमारे साथ इस मंच पर कई दिग्गज मौजूद हैं जिससे मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय विनर्स क्रिएटर के सीईओ एंड फाउंडर योगी योगेंद्र जी से करवाना चाहती हूँ। She is a founder of Path Group of Education, founder of Path Computer Clinic. He is a motivational speaker, career coach, life coach, marketing and management expert, and writer. He won Best Computer Teacher Award on state level in 2013 by RKCL, National Level Best Speaker Award in 2018 by AKS Foundation, National Level Best CEO Award in 2021 by ABCD International, बूंदी, राजस्थान। और हमारे इस प्रोग्राम की हेड हैं गुलनाज परवीन। ये अर्थ इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और प्रिंसिपल हैं। इनके आर्टिकल्स फोर्ब्स मैगजीन में भी आया करते हैं। इन्होंने लगभग 20 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। ये हमारी विनर्स क्रिएटर के ईस्ट जोन की चीफ प्रेसिडेंट है। ये प्रोग्राम हेड हैं ब्रांड आइकॉन इंडिया बिहाफ ऑफ ह्यूमन गॉट टैलेंट इंटरनेशनल 2021। ये ग्लोबल टॉक स्पीकर हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं। ये जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं अनीता बालन जी। अनीता जी स्टेबलाइज्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हैं। ये पिछले 17 सालों से शिक्षा से जुड़ी हुई थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें 2021 में एबीसीडी इंटरनेशनल के द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया। शी इज द नेशनल हेड वुमेन्स वेलफेयर एट winner creator, council member at Women's Indian Chamber of Commerce and Industry. She is proud Rotarian. हमारे बीच हैं हमारी एक्सपर्ट निकिता बालन जी। इन्हें लिटरेचर में 15 सालों का एक्सपीरियंस है। ये AMFI सर्टिफाइड हैं, कैपिटल मार्केट सर्टिफाइड हैं, मास्टर ट्रेनिंग, लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल, स्टोरी टेलर, रेकी मास्टर, स्पिरिचुअल एनर्जी रिलेटेड कोर्स, ड्रीम इन ट्रू रियलिटी थ्रू मैनिफेस्टेशन। ये मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं राधा वेस्ट। ये केपीवी प्री स्कूल की सह संपादक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें 21 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने हरियाणा सरकार, पतंजलि हरिद्वार, आस्था चैनल, सतजुल पुलिक स्कूल चंडीगढ़, आचार्य पुलक हरिद्वार आदि संस्थाओं के साथ काम किया है। इन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मान पाया है। इन्हें DCM ग्रुप और पतंजलि द्वारा भी सम्मानित किया गया। ये अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे बीच हैं उपस्थित हमारी तीसरी एक्सपर्ट सोनल सिंह। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 11 वर्ष बिताए। वर्तमान समय में आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें ऑल इंडिया सिटीजन डेवलपमेंट सेंटर एक्टिव प्रिंसिपल इन 2017 का अवार्ड मिला। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संस्था द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल के रूप में सम्मानित किया गया। आप रिच माइंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पेरेंटिंग कोच हैं। शी इज एकेडमिक हेड ऑफ ब्लूमिंग किड प्री स्कूल। ये रायबरेली से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो दोस्तों, इन सबों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारी विशेष अतिथि हैं सपना नागर दुबे,
education and author, working regional marketing head of Dream Education Company, qualification MJMC, Master of Journalism and Mass Communication, and MPhil in Mass Communication with 6th rank in merit from DAVV Indore. Experience, 16 years experience of abacus and Vedic maths field. Top performer award in all over MP in special education categories in 2019. तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ एक से एक दिग्गज जुड़े हुए हैं और हम इन सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हालात में जिंदगी क्या है? जिंदगी एक खिलौना बनकर रह गई है। जिंदगी क्या है? एक अभिलाषा, कोई नहीं बता पाया इसकी परिभाषा। कभी प्यार की रिमझिम बरसात है जिंदगी, तो कभी टूट कर बिखरे नज़्मों की बारात है जिंदगी। यदि संवर गई तो तकदीर बना देती है जिंदगी, और यदि बिखर गई तो तमाशा बनकर रह जाती है जिंदगी। दोस्तों, आज देश की हालत बहुत खराब है। ये इनकी हालत बयान के लायक नहीं है। ऐसे में विनर्स क्रिएटर का ये प्रयास काबिले तारीफ है। इस युद्ध में दवाओं और दुआओं का दौर तो चल ही रहा है, पर यदि हमने अपनी मन स्थिति को नहीं संभाला तो यार दवाएं और दुआएं कोई असर नहीं करेंगी। क्योंकि दोस्तों, जब जब हौसलों ने सर उठाया है, जब जब हौसलों ने सर उठाया है, आसमान को भी नीचे झुकना पड़ा है। सागर की उफनाती लहरों को भी किनारों पर आकर रुकना पड़ा है। हम इस मंच पर ऐसे फाइटर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने अपने फौलादी हौसलों से इस युद्ध को जीता है। हम स्वागत करना चाहते हैं सपना नागर दुबे जी का। सपना नागर दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मंजू मैम। सपना जी, आपका पूरा परिवार कोरोना के चपेट में था। आपने खुद को और अपने परिवार को कैसे संभाला, ये कहानी मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी। प्लीज सपना जी। बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो मैं विनर्स क्रिएटर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम अपनी मन की बातें रख सके। जी, तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगी कि मेरे मन में ही बहुत ज्यादा चीजें थी, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि आखिरकार हम जंग जीत गए। इस दास्तान की शुरुआत हुई 19 अप्रैल। 19 अप्रैल का दिन था। शाम को करीब 6 साढ़े 6 का समय था। आशीष जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने आते ही कहा कि मुझे आइसोलेट रहना होगा। आइसोलेट आजकल के माहौल में सुनने का बहुत साधारण शब्द कि आइसोलेट करना, लेकिन जब चीजें बढ़ी तो इससे असाधारण कुछ नहीं था। क्योंकि घर पे मेरी छोटी बिटिया जो 6 साल की है, आर्या, वो, मैं और हस्बैंड तीनों ही रहते हैं। अब हस्बैंड का आइसोलेशन में जाना यानी कि मुझे घबराहट पैदा होने लगी थी, क्योंकि मुझे था मेरा तो ठीक है, लेकिन बिटिया को कैसे इसका मीनिंग समझा पाऊंगी मैं। लेकिन ठीक है, फटाफट से इन्हें आइसोलेट किया, सारे अरेंजमेंट किए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन ली। सोचा कि ठीक है, हो सकता माहौल को देखते हुए घबराहट तो नेचुरली थी माइंड में, लेकिन फिर भी लगा कि ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, हम जल्दी बाहर आ पाएंगे। मेडिसिन दी इन्हें, कोई आराम नहीं। रात को 11 बजे फीवर चेक किया तो 102 डिग्री फीवर आ चुका था। रात भर जैसे तैसे बेचैनी में रही। सोचा ठीक है, रात भर में कुछ ना कुछ आराम होगा, सुबह ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगला दिन वापस से डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ और मेडिसिन बढ़ाई, वो भी मेडिसिन दी। अगले दिन रात 11:30 बजे 103 डिग्री फीवर पे थे आशीष। अब और ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी, उन्हें भी दिक्कतें बढ़ने लगी, प्लस मेरे मन में भी बहुत सारी उठापटक से शुरू हो गई कि अब कैसे, क्या हमें इससे बाहर आना है। ठीक है, जैसे तैसे रात निकल गई। अगले दिन फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर से मेडिसिन का दौर चला। चूंकि घर पे मैं अकेली ही थी, तो घर बाहर आर्या सब कुछ मैं ही देख रही थी। 2 दिन इसी पसोपेश में निकल गए। उनका हम लोगों ने एक लेबोरेटरी से पर्सन को बुलाकर ब्लड टेस्ट करवा लिया था। चौथे दिन आशीष की ब्लड रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इन्फेक्शन निकला था। अब श्योर हो गए कि ही इज पॉजिटिव नाउ।
ठीक है, हमने सोचा वापस से शुरुआत करते हैं। लग रहा था ये 4 दिन वेस्ट हो गए, लेकिन ठीक है, फिर से शुरुआत की, दवाई देना इन्हें शुरू किया। अब आशीष को आज 2 दिन ही हुए थे प्रॉपर दवाई लेते हुए, छठा दिन था। छठे दिन एक बहुत बड़े झटके का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्या को तेज फीवर आ गया था दोपहर में। बहुत ज्यादा चिंता की लकीरें मन में खिंच गई थी कि आशीष को तो ठीक है संभाल लेंगे, लेकिन आर्या को देखना बहुत मुश्किल था। आर्या की मैडम से, डॉक्टर मैडम से जब मैंने बात की, तो वो श्योर थी कि नाउ आर्या इज पॉजिटिव। उनका कहना था कि सपना आप आर्या से दूर रहो। मैंने उन्हें कहा, मैडम प्रैक्टिकली आप ही बताएं, क्या ये पॉसिबल है? इतने छोटे बच्चे से एक माँ का दूर रहना, वो भी तब जब वो 102 103 डिग्री में बिखर रहा है। उनका कहना था फिर आपको भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इन दोनों को ठीक करना है। आर्या बिल्कुल कुछ भी दवाई नहीं लेती, ये उसका शुरू से ही नेचर है। उसे कुछ भी होता है तो हमको उसे होम्योपैथी मेडिसिन ही देना होती है, क्योंकि एलोपैथी यानी कि उसकी दुश्मन। अब एलोपैथी मेडिसिन आर्या ले नहीं रही थी। धीरे धीरे आर्या का फीवर बढ़ता जा रहा था। अब फाइनली आर्या गोद में मेरी सो गई थी, एकदम बेसुध हो गई थी वो। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। मैं उससे बार बार पूछ रही थी, आर्या आपको कैसा लग रहा है? बट वो किसी भी कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। आर्या को इस तरह से देखना वाकई में मुझे बहुत ज्यादा दुख दे रहा था, क्योंकि एक तो ये चिंता सता रही थी कि दवाई कुछ लेते नहीं, अब इसे ठीक कैसे करेंगे। मेरे माइंड में एकदम से एक बात आई। मैंने उससे कहा, आर्या यदि आप मेडिसिन लोगे तो मम्मा आपको डॉल हाउस दिला कर देगी। जैसे ही उसने डॉल हाउस का नाम सुना, लिटरली मंजू जी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एकदम से बोला, मम्मा सच में आप डॉल हाउस ला कर दोगे? मैंने कहा हाँ बेटा, आप यदि सारी मेडिसिन ले लोगे, ठीक हो जाओगे, तो मम्मा प्रॉमिस आपको डॉल हाउस ला कर देगी। जैसे ही आर्या के चेहरे पर चमक आई, उसकी आंखें खुली, मुझे लग रहा था कि आधी जंग तो मैंने जीत ली, क्योंकि आर्या मेडिसिन लेने को तैयार थी। आर्या को मेडिसिन दी। 2-3 दिन निकले, जैसे तैसे आर्या बैठने लायक हो गई। लेकिन अभी भी आशीष के वही हालात थे। आशीष बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मैं बहुत ज्यादा चिंता में इसलिए थी, नो डाउट मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा था, लेकिन इतना ज्यादा मैं पजल्ड हो रही थी, क्योंकि बच्चा घर में छोटा, वो भी बीमार था। इधर हस्बैंड भी एक जगह से उठ ही नहीं पा रहे थे। इधर मैड कोई भी नहीं आ रही थी, तो मुझे घर का भी सब काम देखना था। आशीष को हर 1 घंटे में जूस, फ्रूट, मेडिसिन, खाना, ये सब कुछ कुछ देना हो रहा था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। लेकिन बस मैंने अपने आप को बहुत बांध के रखा था कि नहीं, मुझे टूटना नहीं है। जब तक इन दोनों को मैं नहीं अच्छे से खड़ा कर दूं, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मेरी ये हिम्मत ही थी जो मुझे आगे बढ़ाते जा रही थी। धीरे धीरे करके ऐसे 11 दिन निकल गए। इसी बीच आशीष का एक और सिटी स्कैन और ब्लड टेस्ट हुआ। मंजू जी, 11वें दिन तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि जब 11वें दिन सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, तो जो सिटी स्कैन दूसरे दिन एकदम 0 पर था, जो रिपोर्ट नल पर थी, वो 68% हो गई थी बढ़ Oh के my वो God. इन्फेक्शन। अब आशीष भी एकदम टेंशन में, और मैं भी, कि अब क्या किया जाए। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन 11 दिन इतना अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करने के बावजूद, उसके बाद भी ये हालात है। अब तो चिंता की लकीरें वाकई में मैम बहुत ज्यादा खिंच गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अब कवायद शुरू हुई कि हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि डॉक्टर को जैसे ही हमने रिपोर्ट सेंड की, डॉक्टर ने इमीडिएट कहा कि इन्हें अभी ही हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है कि किसी भी टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो Oh my ऑक्सीजन तो लगेगा। अब ऑक्सीजन लगेगा यानी कि हॉस्पिटल का अरेंजमेंट, सभी हॉस्पिटल्स में फोन किए, कहीं से कोई कोई अच्छी खबर नहीं, सब लोगों ने मना कर दिया। पल पल मुझे मेरा ईश्वर याद आ रहा था कि कुछ भी हो जाए, बस इन्हें ठीक करना ही है। मैम आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, जब ये सारे फोन कॉल्स और ये सब चल रहे थे, मानो ईश्वर मेरे यहीं कहीं आसपास हो। उस ईश्वरी शक्ति को मैं इतना ज्यादा महसूस कर रही थी, शायद ये मेरा विश्वास ही था जो मुझे इतनी मजबूती से उस टाइम सारे काम करवा रहा था। मुझे लगा कि नहीं, हम वाकई में ये जंग जीत लेंगे, ये मुश्किल घड़ी है लेकिन निकल जाएगी। जब मेरे मन ने ये ठान लिया था, तो धीरे धीरे सारी चीजें होने लगी।
हॉस्पिटल का अरेंजमेंट यानी कि बेड का अरेंजमेंट हो गया था। लेकिन जब हॉस्पिटल के ऑनर से बात की तो उन्होंने कहा रात को तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सुबह 10 बजे आप इन्हें ले आइएगा। अब मंजू जी रात निकालना बहुत भारी था, इसीलिए एक डॉक्टर को हायर किया। डॉक्टर कोई भी घर आने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि अप्रैल लास्ट वीक में इंदौर शहर में कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर कोई दहशत के मारे ही घर नहीं छोड़ रहा था। डॉक्टर का कहना था आप जैसा बता रही हैं कि घर में 3 लोग हैं, तीनों पॉजिटिव है तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो मैं घर आके ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। उनको जैसे तैसे मैंने कन्विंस किया, जितना हायर पैकेज वो बोल सकते थे उससे ज्यादा मैंने कहा कि आपको इतना देंगे लेकिन आप एक बार आकर देख लें। मैं मंजू जी निश्चिंत होना चाहती थी कि ऐसा ना हो कि रात में कुछ परेशानी बढ़ जाए। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर आए, फाइनली आधे घंटे में घर आ गए वो। उन्होंने आशीष को पूरा चेक किया, बैक पोर्शन में सब कुछ देखा। उनका कहना था इन्फेक्शन तो नो डाउट बढ़ गया है, लेकिन हाँ रात को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट तो घर पे करके रखिए। अब वही बात है कि ईश्वर साथ था तो ऑक्सीजन कंटेनर भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो गया, 2-4 फोन किए और ऑक्सीजन कंटेनर घर आ गया। वाह। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये थी कि ऑक्सीजन तो आ गया लेकिन उसको असेंबल कैसे करें, क्योंकि आप और हम फैमिलियर थोड़ी ना है इन इक्विपमेंट को चलाने के लिए। फिर वापस से नई शुरुआत हुई, 1 फोन 2 फोन 10 फोन लगाए कि कहीं से कोई बंदा मिल जाए। फाइनली एक मेडिकल बॉय मिला, उसको बोला वही बात कि जो मांगोगे वो देंगे, आप घर आ जाओ। वो घर आया, उसने सारे अरेंजमेंट किए। फाइनली हम लोग बहुत श्योर थे कि चलिए ऑक्सीजन इमीडिएट यदि लगा, क्योंकि आशीष का ऑक्सीजन 87 से 85 84 पहुंचने लगा था, तो एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए थी कि इससे ज्यादा नहीं डाउन होना चाहिए। सारी चीजें की, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि अरेंजमेंट तो सारे थे लेकिन आशीष को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि एक मेडिसिन ऐसी दे दी थी होम्योपैथी की कि उससे ऑक्सीजन तकरीबन 1-1.5 बजा होगा 94 पर आ गई थी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तसल्ली थी दिल को, ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन मंजू जी आंखों में नींद तो बिल्कुल भी नहीं थी। 11 रातें ऐसी हो गई थी कि सुबह कब होती शाम कब होती पता ही नहीं लगता, क्योंकि आशीष इतना ज्यादा कराहते रहते कि उनकी कराहने की आवाज मुझे बहुत बेचैन कर देती थी। मुझे लगता था ईश्वर बस बस पहले जैसे दिन हो जाए, कुछ भी करें ये लोग ठीक हो जाए। सारी चीजें रही, फाइनली आशीष को हॉस्पिटलाइज किया सुबह ले जाकर, और रेमडेसिविर 6 रेमडेसिविर लगे। पहले दिन जब पहला लगा उसके 2-3 घंटे बाद ही आशीष ने मुझे कॉल कर दिया कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो उनकी आवाज से ही मानो कि मेरा सारा दर्द, मेरी सारी थकान मिट गई कि आशीष अब ठीक होने की कगार पर थे। जैसे ही आशीष को हॉस्पिटल ले गए, हम वो क्षण मुझे अच्छे से याद है। मैं सोफे पर इतनी निढाल होके गिर गई, क्योंकि उस टाइम अब मुझे मेरा दर्द दिखने लगा था। यकीन माने मैं भी पॉजिटिव ही थी, लेकिन बस सारे सिम्टम्स मुझे थे। स्मेल फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं आ रहा था, ना खाने में कोई स्वाद था, लेकिन बस एक बहुत मजबूती से जो मेरा आत्मबल था वो मुझे बांधे रखा था। मैं अच्छे से सब सारी चीजें कर रही थी कि बस जैसे तैसे ये दोनों ठीक हो जाए। उसके बाद जब मैं निढाल होके बैठी, जब मुझे लगा कि अरे कुछ भी नहीं बचा, अब तो मुझे देखना ही होगा। मैंने थर्मामीटर लिया तो 101 डिग्री मेरा भी बुखार था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैं लेट गई कि ठीक है हो जाएगा, 101 कोई बड़ी बात नहीं है, यदि मैं भी पॉजिटिव हुई तो ये तो छोटी मोटी बीमारी है, सब लोग इतने ठीक हो रहे हैं। इस ड्यूरेशन में मुझे बिल्कुल नहीं लगा माँ कि ये कोई बहुत बड़ा हवा है, जबकि इतनी न्यूज, इतने लोगों से बातें, इतनी सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन मेरा फोकस ठीक होने वाले लोगों पर था कि ठीक भी तो लोग हो रहे हैं। आंकड़े मरने वालों के ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ठीक होने वालों के आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि शुरू से मुझे लगता है कि यदि सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचे, कुछ बड़ा सोचे। फाइनली मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, मुझे भी हॉस्पिटलाइज तो रहना पड़ा 3-4 घंटे के लिए, मैं चाहती थी, लेकिन बिल्कुल मैडम मैं ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। फाइनली हम लोग ये जंग जीत गए मैम, जीत गए। सब अपनों का आशीर्वाद था, ईश्वर का चमत्कार था कि आज हम आपके सामने हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है सपना जी। संघर्ष के दौरान भगवान पर आपका अटूट विश्वास ही तो आपकी शक्ति थी। बिल्कुल। सपना जी, मुबारक हो आपको खुदा की दी हुई ये जिंदगी, मुबारक हो आपको खुदा की दी हुई ये जिंदगी। खुशियों से भरी रहे सदा आपकी जिंदगी, गम का कोई साया कभी आप पर ना आए,
हमारी ये दुआ है आप सदा यूं ही मुस्कुराएं। आपने जिस तरह से अपनी कहानी बयान की है, काबिले तारीफ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। बहुत खूब सपना जी, बहुत खूब। हम आपके हौसलों को सलाम करते हैं। अच्छा, ये बताइए सपना जी, जो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, इस बीमारी के दौरान कौन सा ऐसा पल था जब आपने खुद को बहुत असहाय महसूस किया हो, आप टूट सी गई हो, ऐसा कौन सा पल था? देखिए मैम, जैसा मैंने बताया कि आर्या भी पॉजिटिव हो गई थी, तो जब आर्या मेरी गोद में लेटी थी, मैं उसके गालों को सहला रही थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक माँ के लिए सबसे दुखद क्षण वही होता है कि उसका बच्चा उसकी गोद में हो और वो उसके लिए कुछ कर ना पाए। मुझे बस ये लग रहा था कि मैं इसके लिए क्या कर दूं। जब मैंने उससे कहा आर्या मैं आपको डॉल हाउस ला कर दूंगी, तो उसकी आंखों में जो चमक आई, पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी थी कि अब कैसे क्या होगा, लेकिन जब उसकी आंखों में मैंने चमक देखी और उसका जो डॉल हाउस मैम उस वो था 20,000 का। एक कितना ही बड़े से बड़ा पेरेंट्स हो, वो 20,000 की खिलौने के लिए 2 बार तो सोचेगा। लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मुझे वो 20,000 20 रुपए के बराबर लग रहे थे मैम, जो मैं तकलीफ उस टाइम फील कर रही थी। मैंने कहा कि आर्या के लिए 20,000 कुछ नहीं लगते, मैं वाकई में वो ला कर दूंगी, लेकिन आर्या बस ठीक हो जाए। ईश्वर पर मेरी आस्था अडिग थी मैम। मुझे था कि नहीं, ईश्वर वाकई में पुराने दिन ले आएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि जब परिस्थिति ना बदले तो मना स्थिति बदल लेना चाहिए। मैंने उस टाइम अपने मन को बहुत मजबूत कर लिया। मैंने अपने मन को समझा लिया मैम कि हिम्मत से ना हारना, पर हिम्मत जरूर हारना, हिम्मत कभी मत हारना। बस मेरे मन में ये था कि मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सपना जी। क्या बात कही आपने। माँ का दिल है, माँ हजारों मुसीबतें बर्दाश्त कर सकती हैं, पर अपने बच्चे को एक पल के लिए दुखी नहीं दे सकती। रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए, रूह की रिश्तों की गहराई तो देखिए। चोट हमें लगती है, रोती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले भूल जाएं, मुसीबत में अक्सर याद आती है सिर्फ माँ। बहुत खूब। माँ बाप धरती पर भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ही तो हैं। उनकी शख्सियत को हम सलाम करते हैं। बहुत खूब सपना जी। मैं अगला प्रश्न अपने एक्सपर्ट निकिता जी से करना चाहूंगी। निकिता जी, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी। जीवन में जब भी इंसान हताश होता है, चारों तरफ से निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उन परिस्थितियों में इंसान को उभरने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज निकिता जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ मंजू जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न मुझे पूछा है। मुझे लगता है इस प्रश्न के माध्यम से हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सब जी, जैसे सपना जी ने अपने आप पर भरोसा रखा है, वैसे ही हमें भी अपने आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसे एनालाइज करें, तो उसका सोल्यूशन हमें उसी में मिलता है जो 100% वर्क करता है। आपके क्वेश्चन में आपने जो प्रश्न पूछा, जो कि इंसान निराश और हताश होता है, तो इंसान निराश और हताश तब होता है जब वो उदास होता है। तो हमें उदासी को समझना बहुत जरूरी है। उदासी होती क्या है? उदासी हृदय का एक ऐसा भाव होती है जहाँ पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें किसी से बात करना पसंद नहीं करता, हम अपने आप को आइसोलेट करके रहते हैं। और धीरे धीरे जब ये उदासी हृदय में बढ़ने लगती है, तब वो मन का एक रोग बन जाती है। वो हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम मृत्यु की राह पे चलने लगते हैं, मृत्यु ही हमें पसंद आती है। तो वास्तव में उदासी क्या है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, या हम ऐसा क्या करें कि हम उससे दूर रहे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उदासी एक ऐसी स्थिति का नाम है जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम्स को कहीं दुनिया में ढूंढते हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स का जो ब्लेम हम डालते हैं, हम लोगों पे ब्लेम डालते हैं। हमें लगता है समाज बुरा है, लोग बुरे हैं, रिलेटिव्स बुरे हैं, ये मुझे समझ नहीं पा रहा है, या मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। तो हम
ऐसे दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, और हमारी उदासी का कारण, हमारे प्रॉब्लम का कारण हम सोसाइटी में ढूंढने लगते हैं, सॉल्यूशन, रीजंस हम ढूंढने लगते हैं कि क्या रीजन है। जब हम रीजंस ढूंढते हैं तब उसके साथ जाके हम सॉल्यूशंस भी ढूंढने लगते हैं कि हाँ, शायद सॉल्यूशन मुझे सोसाइटी में ही मिलेगी, समाज में ही मुझे सॉल्यूशन मिलेगी, या इस व्यक्ति में हमें सॉल्यूशन मिलेगी। तो सॉल्यूशन अगर हम बाहर जाके ढूंढते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, और हम निसहाय, हम हेल्पलेस बैठ जाते हैं। तो हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वहीं पे उदासी का जन्म होता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, इस पर हमें थोड़ा सा लाइट डालनी जरूरी है कि हम जो प्रॉब्लम्स सफर कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम का सलूशन बाहर लोगों में है या हम में खुद में है। हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि समाज ने प्रॉब्लम क्रिएट किए है? किसी और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगा या मैं खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी? तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना जरूरी है, हमें अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है, हमारे सोच बदलना जरूरी है। तब जाके हमारे जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। पतझड़ में भी जब पत्ते झड़ते हैं ठंड की वजह से, वो उसके साथ दुश्मनी होती है इसकी वजह से नहीं झड़ते। ये तो ऋतु का एक ऋतु साइकिल का है। एक, जी, वो उसके साथ चलता रहता है। ना उससे दुश्मनी है ना तो दोस्ती है। वैसे ही समाज का है, समाज को किसी व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है। जब व्यक्ति किसी के लाभ देता है, समाज को लाभ देता है, तब वो उसका मित्र बन जाता है। वैसे ही लोगों का है, हम भी जब किसी को प्यार देते हैं तो अब हमें प्यार मिलता है। हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब जाके हमें रिस्पेक्ट मिलता है। तो समाज को बदलने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सोच, हम अपनी विचार बदल ले, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, और फिर तो उदासी का कोई मतलब ही नहीं बनता, उदासी होती ही नहीं। वाह, क्या बात कही आपने, बहुत खूब, बहुत खूब निकिता जी। मतलब ये तो समझ में हमेशा आता है कि हमारी खुशी के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमारी खुशी हमारे अंदर है, खोजने की जरूरत है हमें। हम हमेशा अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदार दूसरों को समझाते हैं, समझते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने हर चीज, हर डिसीजंस के जिम्मेदार हम खुद हैं। बहुत सही आपने कहा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप कह नहीं सकते कि कल वक्त किसका आएगा। बहुत खूब निकिता जी। मैं अगला प्रश्न सपना जी से पूछना चाहूंगी। सपना जी, आज कोरोना में सबों को आज कोरोना ने सबों को चार दीवारियों में कैद कर दिया है, और ऐसी विषम परिस्थिति के समय आपके आसपास वालों का, आपके रिश्तेदारों का और आपके समाज का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा? देखिए मैम, ये जो बीमारी है इसका दूसरा नाम डर है। तो मुझे वैसे भी किसी से कुछ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति इतना ज्यादा डरा हुआ था। यदि मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो जब कोरोना पिक पर था और हमारी गेटेड सोसाइटी है, पॉश एरिया में हम लोग रहते हैं, तो उस टाइम किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये वाली बीमारी आएगी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या लग गई। बीमारी आई वहां तक भी ठीक है। सामने आंटी रहते हैं और आंटी की 3 दिन के अंदर ही डेथ हो गई। अब सब लोग बड़े टेंशन में कि आंटी देखते देखते चल बसे। वहां तक भी ठीक था, उनका 12वां चल ही रहा था घर के अंदर ही, और सामने ऊपर अंकल रहते हैं, वो अंकल चल बसे इसी बीमारी से। रात को उन्हें एडमिट किया, सुबह 5 बजे वो नहीं रहे। पहले आंटी के जाने के बाद गली के अंदर शांति छा गई, लेकिन अंकल के जाने के बाद तो सन्नाटा छा गया। अब ऐसे में किसी और से उम्मीद करना, ये सब बेईमानी था। मुझे लग गया था कि अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़ना है। कोई पोर्च तो घर के बाहर तो ठीक है, पोर्च में भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक अच्छी बात बस ये थी कि चूंकि बहुत ज्यादा संस्थाएं, बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही थी उन दिनों,
तो मेरे पास कहीं से व्हाट्सएप पे नंबर आए थे कि जिन लोगों को भी ऐसे टिफिन की जरूरत लगे तो हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। मैंने जब उन्हें कॉल किया तो वो एकदम एग्री थे। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा खाना, हम लोग चूंकि जैन फैमिली को बिलोंग करते थे वो लोग, तो बोले बहुत अच्छा खाना हम आपके लिए लेकर आएंगे। जब मैंने हाँ किया तो शाम से ही उनका खाना आने लगा उनके यहाँ से। तो एक थोड़ा सा रिलैक्स थी मैं कि एटलीस्ट घर का खाना तो मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम तो हालात बहुत खराब थे। मेरे से कुछ भी नहीं बन रहा था, किसी भी चीज को छू रही थी तो लग रहा था अरे ये वाली चीज किसी और को न लग जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट था कि लोगों ने इस तरह से बहुत मदद की। पड़ोसियों का जहां तक सवाल है तो मैम मेरा मानना है कि पहचान सबसे रखो लेकिन भरोसा खुद पर रखो। पहचान सबसे थी लेकिन भरोसा केवल अपने आप पर था। रिश्तेदारों की बात करूं तो मेरे रियल ब्रदर हैं शरद भैया। उन्होंने बिना सोचे समझे घर में आए, वो रहने लगे। उनका कहना था मुझे कुछ भी हो जाए तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर बारी आई मेरे देवर अमित भैया, वो भी एकदम से आ गए। आशीष को हॉस्पिटलाइज किया उन्होंने, सारी मेडिसिन का अरेंजमेंट किया, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहे थे वो करवाए। तो मम इस बीच फैमिली का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट था। और कुछ 8-10 लोग बैकएंड पर ऐसे थे कि केवल हमारी हाँ करने की देर थी, वो हमारे घर आ जाते हमारी केयर करने के लिए। वो तो हमने उन्हें रोक रखा था। तो मम अच्छे और सच्चे रिश्ते यही होते हैं जो ऐसे समय पर साथ दे। बहुत बहुत सही कहा आपने। कोरोना के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स तो हम लोग सुन जानते हैं, इनकी पॉजिटिविटी पर भी ध्यान दीजिए कि इस दौरान रिश्तों की कदर करना हम लोग सीख गए हैं, अपनों को भी हम समझने लगे हैं, अपने घर के अंदर शुद्धता भी हम रखने लगे हैं। काफी कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम करने लगे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम आपके हौसले को जब स्नेह का मलहम मिल जाए तो आपकी मेहनत तो रंग लाएगी ही। बहुत खूब, बहुत खूब सपना जी। मैं अब अपनी एक्सपर्ट सोनल जी से पूछना चाहूंगी। सोनल जी, आज जब परिस्थितियां इतनी विषम हैं, तो ऐसी स्थिति में पड़ोस के और समाज का क्या दायित्व होना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, के विषय पर प्रकाश डालें प्लीज। थैंक यू सो मच मंजू मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और जैसा सपना जी ने अभी बताया कि कुछ मिला जुला एक्सपीरियंस रहा है उनका, जिनसे उनको कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहाँ से उन्हें काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला स्वयं सेवी संस्थाओं से। तो वाकई कोरोना एक महासंकट की तरह आया है, शायद ही हम इसको कभी भूल पाएंगे। कितनों से उनके अपने बिछड़ गए। ये वो दौर रहा है कि हमें ना चाहते हुए भी घर की चार दीवारियों में कैद होना पड़ा। कुछ तो ऐसे थे जो अपनों से आखिरी समय में मिल भी नहीं पाए, चाह करके उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए। और वहीं दूसरी ओर लोग घरों में कैद होते हुए भी उन्होंने अपने से टच बना के रखा, अपनों से जो भी उनके रिलेटिव्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनसे टच बना के रखा, उनको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भेजे, उनका हाल चाल लिया। और इस टाइम में ये बहुत जरूरी था कि लोगों को एक मोरल सपोर्ट देना कि हाँ, हम आपके पीछे हैं, अगर आपको कभी जरूरत होती है तो हम आपके पीछे हैं। देखिए, मोरल सपोर्ट भी कोरोना फाइटर्स के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना से फाइट करने के लिए किसी भी कोरोना पीड़ित या नॉर्मल इंसान को, कहते हैं ना, इंसान अगर क्वारंटाइन है, अकेले है, तो अकेलापन ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को मार देती है। तो एक ये सपोर्ट होना कि हम आपके साथ हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इस महामारी ने जो तबाही मचाई है, इससे हम सभी वाकिफ है। ये एक ऐसी परिस्थिति बनी कि लोग चाहते हुए भी अपनों के पास नहीं जा पाए, या कुछ लोगों ने कोरोना, जैसे ये बताया मैम ने कि एक डर की बीमारी है, तो डर के मारे कई लोगों ने अपने रिलेटिव्स का आखिरी समय में उन्होंने अंतिम संस्कार तक नहीं किया। तो एक तरफ जहाँ इंसानियत शर्मसार हुई, कोरोना में मरे हुए लोगों के साथ कई रिश्तों की भी मौत हो गई है, बहुतों के रिश्ते भी खत्म हो गए। तो वहीं जिनको हम नहीं जानते थे, स्वयंसेवी संस्थाएं या अनजान लोगों ने, सोशल वर्कर्स ने आगे आकर के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद करी, अपनी क्षमता अनुसार जो भी वो कर सकते थे वो लोगों ने किया। और इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं कि कहीं जहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है, बतौर समाज हमें एक शेम फील होता है, हम एक बार विचलित हो जाते हैं या उस चीज़ों को सोचते हैं। और जहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। बट हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं या इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं कोरोना
जो सर ने प्रोग्राम मोदी सर ने शुरू किया है विनर्स क्रिएटर की टीम ने, उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कोरोना फाइटर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां आके वो अपनी एक सक्सेस स्टोरी लोगों को बता सके, क्योंकि मैम क्या होता है, ऐसी स्टोरी से लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और उनको भी एक लड़ने की हिम्मत मिलती है कि हाँ वो फाइट करके वापस आ सकते हैं, तो क्यों हम भी ये फाइट करके इस जंग को जीत सकते हैं। और ये मोरल सपोर्ट इस टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो गेम है कोरोना से फाइट करने का, ये सारा हमारी विल पावर का गेम है। तो अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हम इससे फाइट करके वापस कम बैक कर सकते हैं। और इसमें अगर हम स्टोरीज देखें जो बैक में हमारी जो भी केसेस हुए हैं, तो काफी केसेस ऐसे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन वो एक डर की वजह से उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग दिस पीरियड पेंडेमिक सिचुएशन में, कि उनको सिर्फ एक भय था कि हाँ कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं या मैं कोरोना से नहीं बचूंगा। तो कुल मिला के ये मिला जुला हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कहीं कुछ खट्टा कहीं कुछ मीठा। और समाज से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ हमें जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को 2 लाइन के साथ विराम देना चाहूंगी। सच हो जाएंगे सारे सपने, सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला भी साथ हो। और विनर्स क्रिएटर एक ऐसा ही हिम्मत देने वाला है जो सभी को हिम्मत दे रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सोनल जी। हमारा तो हमेशा प्रयास है कि हम सबों को मनोबल दें, हौसला बढ़ाएं, ताकि वो इस समय इस गंभीर बीमारी से लड़कर जीत जाएं। बहुत खूब सोनल जी, आपकी बातों ने बहुत हौसला बढ़ाया है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। वो तो स्नेह के हकदार हैं, उन्हें स्नेह दीजिए, हौसला बढ़ाइए उनका। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, अपने परेशानियों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, तभी आप जीत पाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब सोनल जी। एक बार फिर मैं सपना जी से रूबरू होना चाहती हूँ। सपना जी, आपने बताया कि आपके पति और आपकी नन्ही सी बिटिया और आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसी विकट स्थिति में ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको हारने नहीं दिया और आपको टूटने नहीं दिया? इस परिस्थिति में भी आपका मनोबल ऊंचा बना रहा। ऐसी क्या चीज थी आपके पास? मंजू ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब एकदम टच कर गया ये क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी चीज थी। मैम, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर अटूट भरोसा और खुद पर विश्वास, ये 2 चीजें ऐसी थी कि जिससे मुझे थोड़ी देर के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ये जंग हार जाएंगे। हमेशा लगा कि नहीं, जंग तो जीतना ही है। क्योंकि मेरा मानना है मैम कि वर्तमान कितना ही कठिन हो, आपकी आंखों में हमेशा वो सपना होना चाहिए जो आपने पहले दिन देखा था। और वैसे भी ये कहते हैं ना कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मुझे पूरा भरोसा था मैम इस चीज पर कि हम जंग जीत जाएंगे। दूसरा, आई ट्रस्ट द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज आई नो द ऑथर। ये मेरे माइंड में हमेशा से एक स्लोगन चलता है। मुझे था ईश्वर साथ है, हम लड़ाई जीत लेंगे। और बस मैम हम जीत गए। वाह, मतलब क्या कहूँ सपना जी, जिंदगी विश्वास का जिंदगी पर इतना अहम रोल है, ये आपकी कहानी से हम लोगों को एहसास होता है। सबरी को भी भरोसा था कि भगवान राम उसके द्वार पर आएंगे, और इस भरोसे ने भगवान को वहां आने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा सपना जी। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी समस्या नहीं, माने कहते हैं संसार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपके मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हो। अरे जिंदगी क्या है, जिंदगी तो हर बार कुछ नया सिखा जाती है। आंधी हर बार कुछ इमारत गिरा जाती है, नींव का पत्थर भी पूछता है सबब इसका। जिंदगी हर बार नया रूप दिखा जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने एक्सपर्ट राधा जी से मिलना चाहूंगी। राधा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेरे एक मित्र थे जिनका देहांत हो गया। कुछ समय पहले उन्हें बुखार हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि उनका कोरोना टेस्ट कराइए, और टेस्ट के दौरान वो इतना ज्यादा घबरा गए कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कोरोना भी एक बीमारी है और बीमारियों की तरह, पर चारों तरफ की खबरें, आसपास के हालात
लोगों के अंदर जो इतना डर पैदा कर दे रहे हैं, इससे उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद मंजू मैम, नाइस क्वेश्चन मैम। मैम मैंने एक बात महसूस की है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कोरोना वायरस कमजोर हो सकता है यदि आप ताकतवर हो। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैम जैसे आपने कहा कि जो कोरोना वायरस है ये आम बीमारियों की ही तरह एक बीमारी है, और आपके मित्र जिनकी डेथ कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना वायरस के डर से हुई है, मैं यही इनको कहना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई इंसान मन से स्ट्रांग है, ठीक, वो कोई भी जंग जीत सकता है, कोई भी बीमारी से विजय प्राप्त कर सकता है। पर अगर कोई इंसान मन से ही हार गया तो परमात्मा भी आके उस इंसान को जिता नहीं सकता। और मैं ये समझती हूँ कि ये बीमारी नई है हम सभी के लिए, और हम सब में इस बीमारी के प्रति जागरूकता भी कम है, इसी कारण हम सब में इसका डर बना हुआ है। जैसे कि डॉक्टर और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि कोरोना वायरस जल्दी जाने वाली बीमारी नहीं है और हमें इसके साथ जीना ही पड़ेगा। हमें अपने आप को फिजिकली मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये वक्त वो वक्त है जिसपे हमारे को अपने शरीर के चहुमुखी विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ हेल्दी डाइट लेकर हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कर सकते हैं, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशन को यूज कर करके कोरोना वायरस को अपने दूर कर सकते हैं। मैम लॉकडाउन कोरोना जैसी बीमारी का समाधान नहीं है। कोरोना से डरे बिना पूरी सतर्कता के साथ यदि इसका पालन किया जाए तो इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि एक कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तेरे पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद मैम। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें अपनी मन स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा, साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल को भी बदलना पड़ेगा। आधुनिकता के दौर में हम बहुत लापरवाह होते चले जा रहे हैं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आज एक्सपर्ट के विचारों ने बहुत कुछ सोचने पर हमें मजबूर किया। इस जंग में इंसान कितने मरे इसकी गिनती रोज होती रही, पर इंसानियत कितनी मरी इसकी कोई गिनती नहीं। मेरी गुजारिश है, अपने इंसानियत को जिंदा रखें, जितना हो सके सबों की सहायता करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बीमारी से परहेज करें, बीमारों से नहीं, उन्हें स्नेह दें, उनका हौसला बढ़ाएं। तो अब दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और मैं अब सपना जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स को 2 शब्दों में अपना मैसेज दें। बिल्कुल, देखिए मैम, जैसा मेरी स्टोरी से साफ झलक रहा है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी सभी से कि लाइफ में कितना भी मुश्किल समय आए, कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। यदि सीखना है तो हम पानी के उस धारे से सीखें जो एक रास्ते को बंद पाता है तो क्या सिर पटक कर हार जाता है? बिल्कुल नहीं, नई राह पर मुड़कर सिलसिले को आगे बढ़ाता है। तो उम्मीद का वजूद तो हमेशा रहता है, इसलिए कभी भी हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। लास्ट में मैं पूरी विनर्स क्रिएटर की टीम को हार्टली मैम धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बहुत मजबूत है वो धागा जिसे विश्वास कहते हैं। बहुत खूब सपना जी, बहुत खूब। आपने हमारे व्यूअर्स का हौसला बढ़ाया, आपने इन्हें इतनी ज्यादा सजगता दी, बहुत खूब। दोस्तों, उस परम पिता पर विश्वास रखना और अपने हौसलों को मजबूत रखना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत खूब। अब मैं आग्रह करती हूँ निकिता जी से, वे हमारे व्यूअर्स से कुछ कहें। थैंक यू मंजू जी। मुझे बस इतना ही कहना है कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है सबके लिए। जब हम मेडिटेट करते हैं हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, शांत हो जाता है, एक फर्टाइल लैंड बन जाती है जहाँ पे हम अपने एक पॉजिटिव थॉट का पौधा लगाएं जिससे मन अपना हरा भरा हमेशा रहे। वाह, और लास्ट में थैंक यू विनर्स क्रिएटर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, और अपनी विचार हम यहाँ पे रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकिता जी, बहुत खूब। दोस्तों, अपने को योगा मेडिटेशन से जोड़े जो आपको तन के साथ मन को भी शांत रखने में सहायक होगा। आपकी मन स्थिति मजबूत रहेगी तो आप हर जंग जीत जाएंगे। यदि आप मजबूती से अपनी मन स्थिति को और अपने हौसले को कायम रखेंगे तो आप हर जंग जीत जाएंगे। बहुत खूब निकिता जी, बहुत खूब। और अब चलते चलते मैं राधा जी से भी आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्दों में अपने विचार रखें। मंजू जी, मेरा सोचना, मैं ये सोचती हूँ कि जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही कोरोना जो महामारी है ये केवल विनाशकारी नहीं है, ये मानव जीवन को बहुत बड़ी शिक्षा भी दे रहा है। आज के समय में मानव जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए हर चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रकृति और समाज से दूर होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी है इंसानों के लिए, हम सब के लिए, कि अगर अभी भी हम नहीं संभले तो ऐसा विनाशकारी विश्व विनाशकारी रूप हमारे को जल्द ही देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप का भी फिजिकली मेंटली रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और कोरोना से हमारे को कुछ फायदा ये भी हुआ है कि कोरोना के कारण हम अपनी पुरानी सभ्यता को से फिर जुड़ रहे हैं। जैसे कि ऋषि मुनियों ने बोला, समझाया हमारे को कि स्वयं की स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता। दूसरा, हम कम सुख सुविधा में भी अपने जीवन निर्वाह करना सीख गए हैं, और हम अपने खाने से पहले भी अब सोचते हैं कि हाँ, हमारा पड़ोसी ने खाना खाया है नहीं है। अब मैं सिर्फ कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी कि अगर हम इस कोरोना काल पे विजय पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को खुद पे हौसला रखना है, और आने वाले टाइम में प्रकृति का भी ध्यान रखना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद विनर क्रिएटर टीम, योगी सर, अंजू मैम, and all of you. Thank you so much everyone for giving me chance on this platform. Thank you. बहुत सही कहा आपने मैम, बहुत सही कहा। हमने प्रकृति को बहुत रौंदा है, आज प्रकृति ने किया घोर प्रतिकार है, आज प्रकृति ने किया घोर प्रतिकार है। हवा पानी ने लिया आज आकार है, बोतलों सिलेंडरों में आज वो बिक रहे, मच रहा चारों तरफ इसका हाहाकार है। दोस्तों, प्रकृति मौन है, पर जब वो प्रतिकार करती है तो इंसान के वजूद को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है। इसीलिए आप प्रकृति का सम्मान करना सीखें। बहुत खूब राधा जी, बहुत खूब। अब मैं आग्रह करती हूँ सोनल जी से कि वो हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दें। थैंक यू मंजू जी। एज एन एक्सपर्ट मैं बस नहीं कहना चाहूँगी, आपके आसपास जो भी जरूरतमंद है, आप अपनी क्षमता अनुसार उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं उनकी सहायता करिए।
और एटलीस्ट हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी पॉजिटिव वाइब्स उनको पास करिए, ये भी उनके लिए बहुत काम करेगी। कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। जहाँ एक तरफ उनके अपनों से बहुत लोग छूट गए हैं, बहुत मौतें हुई हैं, वहीं एक प्रकृति को एक ठहराव मिला है, एक टाइम मिला है अपने अपने आप को हील करने के लिए, अपने प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अपने आसपास आप ग्रीनरी मेंटेन रखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल सडनली बहुत कम हो जा रहा है, तो अपने आसपास आप प्लांटेशन करिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करिए, योगा, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। इससे डरिए नहीं, ये डर की बीमारी नहीं है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो इससे फाइट करके वापस कमबैक किया है। और अगर आपको लोनली फील होता है, आप फेसबुक के थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स इस टाइम पे चले हुए हैं, गीता के क्लासेस चल रही हैं, आप वो सब अटेंड कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए। एंड ऑफ द डे बस इतना मुझे कहना है कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप उतनी जल्दी इस चीज़ों से आप रिकवर कर पाएंगे। ये नहीं कि आपको ये बीमारी हुई है, इससे जो आपका लॉस भी हुआ है फाइनेंशियली या जो भी चीज़ें लॉस हुई हैं, वो सब भी आपके रिकवर हो जाएंगे। इससे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू सो मच। मैं हार्टली थैंक्स कहना चाहूँगी योगी सर को, एंटायर विनर्स क्रिएटर की टीम को, कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। I'm really grateful to having this opportunity to share my views in front of such kind of great personalities. So thank you so much, ma'am. बहुत खूब सोनल जी, आपने बहुत ठीक कहा। हमें जरूरत है फिर से अपने को संभालने की, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करने की। एक सही जीवन शैली और हौसलों का जुनून हो तो मुश्किलों की क्या औकात जो आपका रास्ता रोकते। बहुत खूब सोनल जी, बहुत खूब। और अब अंत में मैं अपने प्रोग्राम हेड गुलनाज परवीन जी से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। थैंक यू सुमन, मंजू जी। एंड एज ए प्रोग्राम हेड मैं बस यही कहना चाहूंगी सपना जी को, जिन्होंने अपना टाइम दिया, समय दिया यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी, किसी भी रिश्ते को कितना भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना होना तो वो टूट जाता है। तो आप जिस तरह अपनी बच्ची को एक डॉल हाउस के बारे में बोल के, उनके जो ड्रीम था आपकी बच्ची का, तो वो आपने वो क्या मोटिवेट किया बच्ची को, उसके जो भी कोरोना फाइट कर रही थी उससे बाहर निकलने के लिए। ये बहुत अच्छा किया सपना जी आपने। मतलब इससे क्या है ना कि लोग भी सीखेंगे कि हाँ, अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं ना तो उससे लड़ा कैसे जाता है, उस सिचुएशन में वहां से निकला कैसे जाता है, वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात आपने कहा फेथ एंड बिलीव खुद पे रखना है कि हम वहां से जाहिर सी बात है निकल पाएंगे, और फेथ गॉड पे रखना है कि वो तो हमारा नैया पार करा ही देंगे, है ना। और ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगी, मैं बस और यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी, सॉरी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। ओके। सभी कोरोना फाइटर्स को बस मैं यही कहना चाहूंगी, सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क जो है ना, हमेशा अर्न करता सक्सेस की तरफ। ठीक है, ऑलवेज सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न योर सक्सेस। तो बस इस पे ध्यान रखें और आगे बढ़िए। ये कोरोना जो है ना, ये आज है, कल नहीं रहेगा। तो ये आप हमेशा माइंड में मत रखो, अरे कोरोना है, पॉजिटिव आ गए हैं, ऐसा हुआ, वो माइंड में रखना ही नहीं है ना। जितना हम रखेंगे अपने माइंड में उतनी नेगेटिविटी आते रहेगी। तो हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाना है। और सपना मैम ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कैसे रखना। और यहाँ पर जो हमारे बहुत ही 3 एक्सपर्ट है, they said very well. Thank you all the expert, you have given your time. और मंजू मैम को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, एज ए होस्ट शी हैज वेल प्रोग्राम, बहुत अच्छे से उन्होंने ये किया।
थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुलनाज जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने हमारा हौसला बढ़ाया। दोस्तों, निराश मत होना, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, इंसान फिर एक बार मुस्कुराएगा। मायूस न होना तुम इस बुरे वक्त में, वक्त कठिन जरूर है पर बदल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल मत घबराना, ये वक्त आपके हौसलों का है। इस विश्वास को बनाए रखना और हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना और मुस्कुराते रहना, यह युद्ध आप जरूर जीतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मैं मंच पर उपस्थित कोरोना फाइटर सपना जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कहानी बताकर हमारा हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ उपस्थित अपने तीनों एक्सपर्ट्स का भी बहुत आभार मानती हूँ, जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे विचारों से हमें सही राह दिखाया। और अंत में मैं अपने प्रोग्राम हेड गुलनाज जी और हमारे प्रोग्राम को विनर्स क्रिएटर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और हमारी कोऑर्डिनेटर अनीता जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सबने मिलकर इस प्रोग्राम को सफलता की चरम सीमा पर पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।